नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आज देवभूमि ने तबाही देखी। उत्तराखंड में जिस तरह से पानी का सैलाब हाहाकार लेकर आया, उसके बाद जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं वो राहत देने वाली हैं। किस तरह से आईटीबीपी, भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान मिलकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। देवभूमि ने इससे पहले भी जल प्रलय देखी है और उस जल प्रलय का सामना किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और उत्तराखंड किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आज इसी तस्वीरों पर मैं आपके साथ जुड़ रही हूं महाभारत में, क्योंकि आज ये मुश्किल की घड़ी न सिर्फ उत्तराखंड के लिए है बल्कि देश के लिए। लेकिन कैसे एक कर्मवीर उसका सामना कर रहा है, वो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं। कैसे इस आपदा में फंसे लोगों को निकालने का, रेस्क्यू का काम एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं। किस तरह से वहां पर आईटीबीपी के शूरवीर लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त। क्योंकि ये बड़ी आपदा, किस तरह से बर्फ का पहाड़ टूटा और उसके बाद पानी का सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया, लेकिन उस तबाही में भी किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों की जान बचाने का काम किया वहां एनडीआरएफ ने, आईटीबीपी ने। बहुत बढ़िया। इसका देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त। देवभूमि में तबाही का प्रलय। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। उत्तराखंड में सैलाब आया, तबाही लाया। जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया कीजिए। हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। चमोली में जल प्रहार, उत्तराखंड में हाहाकार। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। जोशीमठ में पहाड़ से निकली सुनामी। जो भी वर्स्ट पार्ट था वो शायद हो चुका है। तबाही की ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ की। यहाँ रैनी गांव में कुदरत का विकराल रूप दिखा है। ग्लेशियर फटने से भारी तबाही का मंजर सामने आया। इसके चलते अलकनंदा और धौली गंगा उफान पर है। तस्वीरें डरावनी है। धौली नदी के किनारे किनारे ग्लेशियर बह रहा है। पानी के बहाव में कई घर बह गए। 150 लोगों के नदी में बहने की आशंका भी जताई जा रही है। इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई। खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम ने लोगों से संयम बरतने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। जल्दी से जल्दी कोशिश होगी कि जो लोग अभी एक तरह से फंस गए हैं तो उनको मदद पहुंचाई जाए। प्रकृति के इस कहर के बाद केंद्र सरकार भी तुरंत हरकत में आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। 9 अधिकारियों से हालात का जायजा लिया। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड
के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा की इस घड़ी में देवभूमि को हर संभव मदद के लिए भरोसा दिलाया। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। जल प्रलय से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कई मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सेना के 600 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। MI-17 और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए लगा दिए गए हैं। पानी का सैलाब तेजी से नीचे की ओर बह रहा है, जिसके चलते हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तबाही की इन तस्वीरों ने एक बार फिर 2013 में केदारनाथ में आई तबाही को ताजा कर दिया है। इस बार प्रशासन इस प्राकृतिक आपदा का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार नजर आ रहा है और सवाल यही कि हमने केदारनाथ की आपदा से कितना सबक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रशासन सजग है और निरंतर अपना काम कर रहा है। हमारे साथ आज महाभारत में अनिल बलूनी जी जुड़ रहे हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। अनिल बलूनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे सर पूछूंगी, आप उत्तराखंड से हैं, यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड ने पहले भी एक तरह की तबाही देखी, जब भी इस तरह की कोई खबर आती है मन में एक डर आता है, एक डर की आशंका आती है। सबसे पहले तो आप लोगों से क्या कहेंगे आज के दिन, किस तरह से वहां राहत कार्य चल रहा है? देखिए, आपको ध्यान होगा कि 2013 में जिस तरह से केदारनाथ में आपदा आई थी, वो जो भयावह रात थी, उसका फिर जो मंजर था वो दोबारा से आंखों के आगे आ जाता है। और आज सवेरे से जिस तरह की सूचनाएं आ रही थी कि इतना एवालांच आया और जिस तरीके से पानी आया, बाढ़ आई है, तो दोबारा से 2013 की जो भयावह यादें थी वो फिर से आंखों के आगे मंजर आने लग गया। और लेकिन आज मौसम उस दिन के मुकाबले बेहतर था। आज क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा आसानी से हो सकता था। उस दिन केदारनाथ के हादसे के दिन केदारनाथ मंदिर के आसपास बड़े संख्या में जो श्रद्धालु थे वो उसकी चपेट पे आ गए। आज जिस तरह से जो डैम पे काम चल रहा था वहां के लोग चपेट पे आए और जिस गति से पानी नीचे आ रहा था तो बड़ा भयावह था। लेकिन समय पर स्थानीय प्रशासन ने, राज्य सरकार ने कदम उठाए, भारत सरकार ने भी बहुत तेजी के साथ कदम उठाए। और आप देखिए कि एनडीआरएफ को दिल्ली से तुरंत मूव किया गया। प्रधानमंत्री जी आसाम में थे, आसाम में प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की पूरी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के तमाम महकमों से बात की और बहुत तेजी के साथ काम हुआ। आप इस घाटी को अगर आप देखेंगे, पूरी घाटी पे सूचना बहुत तेजी के साथ की गई, क्योंकि अलकनंदा के साथ साथ बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारी बसाइटें हैं, उनको तुरंत इन्फॉर्म किया गया, हरिद्वार तक अलर्ट किया गया और पूरा तैयारी प्रशासन ने कर ली। और जिस तरह की सूचनाएं अब आ रही हैं कि पानी का वेग हल्का हुआ है, श्रीनगर तक आते आते पानी में ठहराव भी आ गया है, पानी का स्तर उतना ज्यादा नहीं है, तो अब थोड़ा सा इस बात से है कि आगे नुकसान ना हो। अब हम लोगों की दो तरह की तैयारी है कि एक, जहाँ पानी आगे जा रहा है वहाँ नुकसान कम से कम हो, जिसकी अब लगता है कि पानी में ठहराव आने के कारण थोड़ा गति रुक गई है। लेकिन जो पीछे नुकसान करके आया है उस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची हुई है, आईटीबीपी की टीम वहाँ पहुंची हुई है, तमाम स्थानीय प्रशासन वहाँ पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को जो घायल है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, आकलन किया जा रहा है कितने लोग उसमें घायल हुए, तो ये सब कार्य चल रहा है। और हम परमात्मा से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कम से कम नुकसान हो, लोगों को जो मानवीय जीवन है वह कम से कम नुकसान हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग ये देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, उसके बाद फिर आप लोगों को भी बताया जाएगा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से पानी का वेग लग रहा है उससे जरूर ऐसा लगता है कि आगे नीचे की तरफ हानि कम होगी, ऐसी हम लोगों को
उम्मीद है। जी अनिल जी, हम जानते हैं कि पहाड़ों में इस तरह की आपदा में जितनी जल्दी मदद पहुंचती है उतनी जल्दी और उतना भरोसा हमें होता है लोगों की जान बचाने का। आज जिस तरह से एनडीआरएफ की कुछ टीमों को एयरलिफ्ट करके तुरंत वहां पहुंचाया गया, जिस तरह से आईटीबीपी के जवान तुरंत वहां पर काम में लगे, रेस्क्यू में लगे, आपको लगता है कि ये जो एक समय पर तुरंत राहत पहुंचाने का काम है, आज उसने बहुत हद तक काम किया? नहीं, देखिए, ये सब बहुत चीजें इस तरीके से हुई हैं कि एक मौसम भी बहुत खुला हुआ था। आपको ध्यान होगा जब केदारनाथ का हादसा हुआ था तो लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पाया था। आज कम से कम मौसम साफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। दूसरा, पानी जिस गति से नीचे आ रहा था, प्रशासन ने बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को सूचित किया। दूसरा, आज सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बहुत तेजी के साथ सूचना ट्रेवल की और जो किनारों के साथ, नदी के साथ साथ के लोग थे, उनको बहुत जल्दी सूचना मिल पाई। तो आज इस कारण से कैजुअलिटी में काफी अब ऐसा लगता है कि मानव हानि जितनी कम हो सके वो सब चीजें चल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि राज्य प्रशासन ने, सोशल मीडिया ने, सब कुछ आज इस तरीके से, केंद्र सरकार ने समय पर स्टेप एकदम उठाए। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत समीक्षा की। गृह मंत्री जी, आप देखिए कि हर क्षण की रिपोर्टिंग ले रहे हैं। मेरी खुद स्वयं गृह मंत्री जी से इस विषय पे बातचीत हुई है। हमारे नित्यानंद राय जी जो MOS होम है, वो कंट्रोल रूम में, डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में बैठे हुए सारी चीजों की समीक्षा कर रहे हैं। तो आज इस तरीके से घटनाक्रम हुआ कि जो एक सुबह बड़ी घटना खैर हुई है, पर जीवन हानि भी हुई है, लेकिन आगे कम हो इसकी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी अनिल जी, जो ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है, इसमें बिजली उत्पादन का काम शुरू भी हो गया था, काफी क्षति इससे पहुंची है ऐसा बताया जा रहा है। आपको क्या जानकारी मिली है यहाँ पर? देखिए, अभी जो सारा ध्यान है वह है कि जो हमारे मानवीय जीवन है उसको खतरा हुआ है, कई इंसानों की कितना हमको नुकसान हुआ है। पहले हमारा जो ध्यान है इस पे है कि ह्यूमन लाइफ कम से कम नुकसान हुआ हो। अभी हम लोग उस पे अभी सोचते हैं कि थोड़ा बाद में सोचा जाएगा कि कितना प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ, वहाँ कितना हुआ, उसका आकलन बाद में किया जाएगा। अभी हमारा जो फोकस है कि आगे नुकसान ना हो और जितना पीछे ह्यूमन लाइफ का नुकसान हुआ उसका आकलन पहले किया जाए। बाद में देखेंगे कि डैम को कितना क्षति हुई और उसमें कितना नुकसान होगा, वो सब बाद में देखेंगे। हमारे लिए एक एक जीवन का कीमत है। हमारी सरकार, राज्य सरकार, राज्य प्रशासन, केंद्र सरकार का ये मानना है कि एक एक जीवन को बचाने के लिए जो प्रयास करना है उसको लिए पहले हम लोग कर रहे हैं। जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी बाद में समीक्षा की जाएगी। जी, स्वाभाविक है ये अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस वक्त लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। ये तकरीबन ऐसा कहा जा रहा है कि 150 मजदूर ऐसे थे जो काम कर रहे थे, उनको भी रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि थोड़ी जानकारी अगर आप लोगों को दें, क्योंकि मन में एक आशंका बनी हुई है कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। देखिए, मैंने कहा कि अब जो पानी के वेग था वो कम हुआ है और अब हमारा जो फोकस है जो ऋषिगंगा के आसपास का जो इलाका है जहां बहुत वेग के साथ पानी आया था, वहां कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करने का है। जो डैम साइट है उस पर कितना नुकसान हुआ है, अगर कोई लोग घायल हैं तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा है। अभी सारा ध्यान इसी पर है और देखते हैं अभी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग आकलन ना करें। एक बार वहां से स्थानीय प्रशासन और जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं उनकी तरफ से कुछ जानकारी आई कि कितना इसमें नुकसान हुआ है, कितनी हमारी जानें इसमें गई है, इस बारे में वहां से एक बार एक्यूरेट पता लगे तो हमको आकलन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अभी एक बार हमें इंतजार करना चाहिए, वहां से स्थानीय प्रशासन की तरफ से एक रिपोर्ट प्रॉपरली आने देनी चाहिए। जी अनिल जी, जिस दौरान हम आपसे बात कर रहे हैं लगातार वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं किस तरह से आईटीबीपी के जवान वहां पर रेस्क्यू करने के लिए उतर रहे हैं। अब ये बड़ा ऐसी समय में बड़ा जोखिम भरा काम होता है, लेकिन ये अपने आप में एक तरह से इन आईटीबीपी एनडीआरएफ के जवानों के लिए भी एक तरह की हौसला अफजाई जरूरी है मुश्किल परिस्थितियों में, लेकिन वो अभी भी लगे हुए हैं। आपने कहा सामान्य थोड़ा पानी हो गया है, लेकिन वहां देखिए किस तरह से मुश्किल परिस्थितियों में लोगों को निकालने का काम वो कर रहे हैं। अनिल जी, देखिए, ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं और जो एसडीआरएफ के जवान हैं, ये तो हमारे लिए देवदूत हैं। ये जीवन बचाने वाले लोग हैं और इनकी ये देवतुल्य लोग हैं। इसके लिए इनकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है।
और आपको मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ आपदा आती है, अब केदारनाथ जी की आपदा आई, उससे पहले भी बहुत सारे उत्तरकाशी में भूकंप आया, इस तरह की हमारे यहाँ बहुत सारी होती है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं धीरे धीरे इस चीज में अपने आप को विकास भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस तरह के ऑपरेशन करने हैं। हमने केदारनाथ हादसे में हमारे लोगों ने बहुत सीखा है। अगर आप देखेंगे कि एसडीआरएफ को हमने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन हमारे राज्य के अंदर हुआ है और हर जगह एसडीआरएफ की हमारी इकाइयां तैयार रहती हैं। आज भी देखिए मिनिमम टाइम के अंदर एसडीआरएफ सब जगह पहुंची है और मुझको लगता है कि आपदाओं ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए हमको आने वाले भविष्य के लिए और इसमें हम लोग चाहेंगे जरूर कि इम्प्रूवमेंट हो और इसमें हम लोग अच्छी चीज कर सकें। लेकिन ये जरूर है कि हमने आपदा से निपटने के तरीकों पर अच्छा काम किया है और हमारे राज्य में खुद एसडीआरएफ ने बहुत बेहतरीन तरीके से इससे निपटने की तैयारी कर रखी है। जी अनिल जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि थोड़ी देर पहले गृह मंत्री जी ने खुद एक वीडियो ट्वीट किया आईटीबीपी के जवानों का कि किस तरह से दुर्गम परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। प्रधानमंत्री बंगाल में हैं, लेकिन वहां से उन्होंने संदेश दिया कि उत्तराखंड के लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है वो तस्वीरों में वो एक भरोसा बड़ा जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने आज बंगाल से दिया, गृह मंत्री वीडियोज के जरिए दे रहे हैं भरोसा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो भरोसा मैं चाह रही हूं कि एक बार फिर लोगों के बीच आप रख दें। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री जी को जैसी ही सूचना मिली उन्होंने बिना क्षण खोए वहीं से समीक्षा शुरू कर दी। मैं क्योंकि इन सब चीजों में जानकारी मेरी है कि आसाम में उन्होंने तुरंत सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से बात करना, केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीमों से बात करना, ये सब प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बिना समय गंवाए वहीं से अपनी डायरेक्शन देनी शुरू कर दी थी। उसी प्रकार से गृह मंत्री जी जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, वो कार्यक्रम में जा रहे थे और सूचना की कुछ देर के अंदर ही उन्होंने सारी चीजों को बातचीत करना, एनडीआरएफ से बात करना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से बात करना, उनको जो कंट्रोल रूम है वहां भेजना, तो सारी चीजें बहुत तेजी के साथ की गई। राज्य सरकार ने भी तुरंत कार्रवाई इसमें शुरू की। तो इस तरीके से दोनों राज्य सरकारों की सरकार ने मिलकर इस ऑपरेशन को बहुत तेजी के साथ किया और हम जो शुरू से मैं कहता आया हूं कि प्रभु की अनुकंपा रही तो कम से कम जीवन का नुकसान होगा, कम से कम लोगों की जाने जाएगी, जो बड़ा हादसा है वो कहीं कुछ थोड़ा टल जाएगा, ऐसी हम लोगों की है। भगवान करे कम से कम जीवन का नुकसान हो और उत्तराखंड इस आपदा की घड़ी से हम लोग निकल जाए। अनिल जी, पूरे देश की प्रार्थनाएं देवभूमि के साथ हैं, उत्तराखंड के साथ हैं और जैसा आपने कहा कि हम इस आपदा से निकलें और साथ मिलकर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और जैसा अनिल बलूनी बता रहे थे कि कैसे पानी का बहाव कम हो रहा है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे मौसम भी खुला है, इससे रेस्क्यू ऑपरेशंस को बल मिल रहा है। हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ रहे हैं जो कि पीआरओ हैं आईटीबीपी के। विवेक जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूं क्योंकि हमें पता है कि आईटीबीपी के जवान कितनी मुश्किलों में काम करते हैं। गृह मंत्री ने खुद एक वीडियो ट्वीट किया थोड़ी देर पहले और उस वीडियो के जरिए हम देख रहे हैं। सर बताइए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। जी देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा संतोष की बात है और बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के ऐसे वक्त में हम उनके काम आ पाते हैं, अपने देशवासियों की जब हमारी बहुत ज़रूरत होती है। सुबह लगभग 10 बजे एक बहुत ही तेज़ धमाके जैसी आवाज़, मैं कहूँगा शायद वो बांध टूटने की आवाज़ हो सकती है, 25 किलोमीटर दूर हमारे को जोशीमठ तक सुनाई पड़ी, जो हमारी बटालियन है, 1st बटालियन आईटीबीपी। तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर आईटीबीपी के लगभग 300 जवानों ने तुरंत रिएक्ट किया और ये लोग तुरंत ही उस इलाके के लिए निकल गए। चूँकि सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ इलाका है, लगभग 1 घंटे 10 मिनट में ही हमारी पहली टीम वहाँ पे पहुँच गई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने जो असेसमेंट किया उसमें देखा कि जो प्राथमिकता, जो पहली बार जो नुकसान हुआ, फर्स्ट हिट में जो नुकसान हुआ, वो बहुत बड़ा नुकसान था। लगभग 150 लोगों के गायब होने की, लापता होने की हमको सूचना मिली। और साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि पूरा जो सैलाब था उसने किस तरह वहाँ इलाके को प्रभावित किया है। पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले उन इलाकों की खोज शुरू की जहाँ पर हमको जीवित लोगों के मिलने की संभावना हो सकती थी और 2 ऐसे टनल्स का पता चला। एक टनल जो कि आगे थी, वहाँ पे लगभग 30 लोगों के फंसे होने की सूचना थी और एक टनल जो थोड़े ऊपर तपोवन के साइड थी, जिसका स्नाउट हमको मिल गया था, जहाँ पर लगभग 16 लोगों की पहले सूचना थी। उनसे मोबाइल से बात भी कर पा रहे थे।
इस बीच नदी किनारे जो कि रैनी से तपोवन और तपोवन के बाद नीचे का जो इलाका था वहां तक के इलाके में काफ़ी पानी का बहाव तेज हो गया था। रात की बात ये हुई थी कि पानी का बहाव धीरे धीरे कम होने लगा 2-3 घंटों के बाद। तो वो जो टनल था वो टनल उसके अंदर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स भी थे, तो 1-2 लोगों से इक्का दुक्का से हल्के सिग्नल भी मिल रहे थे, उनसे हमारी बात भी हो पा रही थी। और फिर लगभग 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद 4 घंटे तक हमने वहाँ पहले रस्सियों से हम नीचे उतरे और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, बाकी सारी चीज़ें तस्वीरें हमने दी हैं, रिलीज़ की हैं। आप देखेंगे तो कैसे किस हालत में वो लोग बहुत ही सहमे हुए थे, बहुत ही पैनिक की कंडीशन में थे। और उनको अभी लगभग 1 घंटे पहले 12 लोगों को हमने वहाँ से जीवित निकाला है। 12 ही लोग थे अंदर उस टनल में। एक और टनल है वहाँ से लगभग मुझे लगता है कुछ दूरी पे, कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। वहाँ पहले से ही लोग रेस्क्यू के लिए प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ से भी हम कुछ लोगों को जीवित निकाल पाएं। विवेक जी, आपने जैसा कहा कि 16 लोगों को एक टनल से निकाल लिया गया है और दूसरा एक और टनल है, वहां सर क्या लग रहा है आपको, कितने लोग फंसे हो सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं वहां पर भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, यहाँ 16 की सूचना थी, लेकिन जब हमने इसको देखा इसके अंदर तो 12 लोग हमको मिले हैं और 12 ही लोग थे। लगभग 300 मीटर गहरा ये टनल था। और अभी जो दूसरी टनल है जो थोड़ी आगे है उसमें लगभग हो सकता है 30 लोग हों, 30 के आसपास की हमें सूचना मिल रही है। और अभी हम अगर रात हो गई है, अंधेरा होने लगा है, रोशनी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग लगातार एफर्ट लगा के उनको निकालने का काम करेंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलने वाला है और जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, हमारा रीजनल रिस्पांस सेंटर है और हिमालय में हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करते हैं, तो हमारे इक्विपमेंट भी होते हैं, इम्प्रोवाइजेशन होता है। और 2013 के फ्लड्स में हमने बहुत कुछ सीखा था उन रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान, जब हमने 33,000 लोगों की जान बचाई थी। तो मुझे लगता है कि उस टनल से भी हम कुछ लोगों को जीवित निकाल पाएंगे। सिर्फ हमें ये देखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जीवित बचा पाएँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हो सकता है कि मैं ये कहूं कि आज पूरी रात भी ऑपरेशन चलता रहेगा, अंधेरे के बावजूद ये ऑपरेशन आप लोग चलाएंगे, क्योंकि जाहिर है प्राथमिकता जान बचाने की है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी रात काम करेंगे। हम अपनी टीमों को रोटेट करेंगे, उनको बीच बीच में रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन का भी टाइम दिया जाएगा। रिइंफोर्समेंट्स की आवश्यकता होगी तो वो भी की जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी भी लगातार मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारे महानिदेशक नज़र बनाए हुए हैं। और हमारी जितनी डिप्लॉयमेंट्स है वहाँ पे, चाहे वो MNDSI ओली हो या 8th बटालियन गोचर हो या 1st बटालियन जोशीमठ हो, जो भी हमारे जवान हैं 2000-3000 जितने भी जवान होंगे हम सारे लगा देंगे। लेकिन हम किसी को अगर ऐसी स्थिति बनती है कि निकालने की नौबत है तो हम पूरी रात काम करेंगे, अगले दिन भी काम करेंगे और लगातार काम करेंगे उनको निकालने के लिए। बहुत बड़ी बात विवेक जी, आपकी ये बातें सिर्फ एक हिम्मत और ढाढ़स बंधाती हैं लोगों के मन में। और वो किस तरह से एक आम देशवासी, क्योंकि वो देख रहा है, हम सुबह से एक खबर कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, और आप जब ये कहते हैं कि ना अंधेरा देखेंगे ना मुश्किलें देखेंगे, ITBP किस तरह से काम करती रहेगी लोगों को जान बचाने के लिए, तो बहुत हिम्मत बनती है। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ITBP अपने इस ऑपरेशन में सफल रहे, लोगों को निकाल पाए, इसी दुआ के साथ धन्यवाद आपका सर। हमारे साथ SN प्रधान जुड़ रहे हैं, कि जो कि DIG हैं NDRF के। प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, एक ऐसे समय में जब आपकी पूरी टीम इस वक्त लोगों को निकालने का काम में लगी हुई है। एक आपदा देश देख रहा है और उस समय आपकी पूरी टीम सर किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। आपकी आवाज़ उतनी साफ नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ NDRF के बारे में मैं आपको बता दूं कि NDRF की 5 टीमें वहाँ के लिए रवाना हो गई थी। कुछ टीम पहुँचने वाली है, कुछ टीम एयरलिफ्टेड है और रास्ते में ही है। और जो भी होगा अगले 12 से 24 घंटे में सभी टीमें वहाँ पहुँच जाएंगी। और जैसा कि अभी ITBP के सज्जन बता रहे थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करके 12 से 16 लोगों को रेस्क्यू किया है। वो सारा जो भी वहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ेगी NDRF की टीमें वहाँ लगेगी। और ये निश्चित तौर पर तय है कि जब तक वहाँ स्थिति सामान्य नहीं होगी NDRF की टीमें वहाँ लगी रहेंगी बदस्तूर। जी, गृह मंत्री जी ने खुद ट्वीट करके कहा कि NDRF की कुछ टीमों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली से भेजा जा रहा है। यानी जो क्विक एक रिस्पॉन्स सर ऐसे समय पर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आपदा से लड़ने के लिए, आपको लगता है कि वो बिल्कुल परस्पर रहा आज? बिल्कुल रहा। हमारा उसूल है कि हम लोग तैयार रहते हैं और सदा 24 घंटे 365 दिन तैयारी हालत में रहते हैं। हमारी हर बटालियन में 3 टीमें
तैयार रहती हैं, गाड़ी पर सामान रखकर वर्दी पहनकर तैयार रहती हैं और उसी और इसलिए आईटीबीपी के जवान रोप के सहारे वहां नीचे उतरे और फिर उन्होंने किसी तरह से उस सुरंग को खोलने का प्रयास किया। वहां उन्होंने इंटर किया है और अभी 1 घंटा पहले तक वो लगभग 150 मीटर अंदर तक पहुंच पाए थे। ये सुरंग लगभग 250 मीटर लंबी है, लेकिन अंदर जो मजदूर हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेज की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। और मेरे साथ यहां से डीआईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल, हम सब ने वहां का पहले हमने उसका एरियल सर्वे किया और उसके बाद रोड से हम रेणी गांव तक, जहां तक जाया जा सकता है, वहां तक हमने स्वयं साइट पर जाकर उसका जायजा लिया है। एसडीआरएफ की एक 60 लोगों की टीम विद इक्विपमेंट्स वो वहां पर पहुंच गई है। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। वहां 17 गांव हैं, गांव सभाएं हैं, जिनमें से 7 गांव ये माइग्रेट करते हैं सर्दी के कारण इधर गोपेश्वर और चमोली के आसपास। 11 गांव के लोग वहां पर हैं और उनको किसी तरह की आवश्यकता जो उनकी हो उसकी कमी न हो, इसकी दृष्टि से वहां पर आर्मी के 3 हेलीकॉप्टर, एक वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है बरेली से, और राज्य सरकार के जो हमारे प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पर ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं, देहरादून में भी तैनात हैं। आईटीबीपी उत्तरकाशी महिडांडा उनको भी अलर्ट किया गया है और तमाम जो हमारे मेडिकल टीम है ये सब वहां के लिए सबको तैयार किया गया है। गौचर जो हमारा आईटीबीपी का वहां पर भी 90 जवान हैं जो वहां के लिए निकल गए हैं। इस तरह से सेना के जवान भी वहां से, मैंने जैसे पहले बताया कि सब लोग वहां पर पहुंच गए हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को जैसी ही खबर लगी तो हेलीकॉप्टर में मैं था, वो भी हेलीकॉप्टर में थे और उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की और कहा कि भाई किसी तरह की भी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप मेरे ऑफिस में इसके लिए बात करिए। फिर दोबारा उनका फोन, जब हम लोग पूरा सर्वे करके लौट रहे थे और जोशीमठ में हम लोग पहुंचे, तो फिर दोबारा उनका फोन आया और फिर उन्होंने काफी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा किसी तरह की भी कोई आवश्यकता है तो वो आवश्यकता, वो सहयोग भारत सरकार करेगी। अमित शाह जी का भी आया, अमित शाह जी के भी 2 बार फोन आए और अभी जब मैं देहरादून में जब मैं मीडिया यहाँ अपना जो सेंटर है उसमें पहुंचा तो महामहिम राष्ट्रपति जी भी का भी फोन आया। उन सब ने बड़ी चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा योगी जी, उन्होंने कहा कि कोई भी सहयोग है तो हम करने के लिए तैयार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, सब ने सहयोग के लिए सब लोग आगे आए हैं। साथ ही हमारे जो उद्योगपति हैं अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी के बेटे, उनका भी बिल्कुल अभी जब मैं यहाँ पहुंचा इस कैंपस के अंदर तो उन्होंने कहा हम अपने फाउंडेशन के लोग भेज रहे हैं, किसी तरह की भी सहयोग अगर देवभूमि के लिए आवश्यकता है तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण जी, उन्होंने कहा जितने भी कोई अनाथ बच्चे हों, कोई वो हों तो हम उनको गोद लेने के लिए योगपीठ तैयार है, उनके हम शिक्षा दीक्षा उनके लिए हम लोग तैयार हैं। और तत्काल कोई अगर आवश्यकता है
तो उसके लिए उन्होंने कहा कोई भी अगर आवश्यकता वहां पर है तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं। जो मैं तो दो बातें मैं और कहना चाहूंगा। एक तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, इसलिए कि किसी तरह की भी कोई अफवाह फैलाने में जो फैल जाते हैं ऐसे मौकों पर और उसके कारण जो पैनिक क्रिएट होता है, मीडिया का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत संभल करके और बहुत अच्छे तरीके से मीडिया ने साथ दिया है। उसके लिए मैं उनको बहुत, जितनी भी मैं प्रशंसा करूं, जितनी भी मैं आपका धन्यवाद करूं, मैं समझता हूं कम होगा। और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा ये राज्य सरकार देगी। देखिए, ऐसा है कि अभी स्थानीय लोगों की अभी तक जो जानकारी, अभी मैं बिल्कुल ऑथेंटिक पूरी तरह नहीं बोल सकता, लेकिन स्थानीय लोगों की 5 लोग हैं, क्योंकि वहां पर वीकली ऑफ रहता है तो स्थानीय लोग संडे को छुट्टी ले लेते हैं। स्थानीय लोग भी काम करते हैं वहां पर, लेकिन आज वो अवकाश पर थे संयोग से सबके सब लोग। तो स्थानीय लोगों की जो 5 लोग जो रेणी गांव में हुए हैं उनमें 2 लोग तो इसके अलावा वहां पर 180 भेड़ बकरियां भी वहां पर इसमें बह गई हैं। 180, 30 एक की और 150 दूसरों की जो अभी तक जो जानकारी मिली है। और उनके जो चरवाए थे वो भी उसमें चले गए। 1-2 महिलाएं घास वास काट रही थी तो चली गई। तो कुल मिला के 5 की वहां पर अभी तक अपुष्ट जानकारी वहां पर उसकी है। सर, इस बात का असेसमेंट हो पाए कि हमें किस बात की जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है अभी? देखिए, वहां पर अभी जो जरूरत है वो पूरी हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। कुछ पता लगता है सर कि इसमें किस वजह से ये? देखिए, अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था। लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। सर, यह बताया गया कि घटना जो है ये आप बता रहे 11:20 में आपको सोशल मीडिया में मिली। 10 बजे की घटना थी, 1 घंटा 20 मिनट। देखिए, अभी घटना ऐसा है कि ये घटना 9:30-10 बजे की हो सकती है। लेकिन जो मुझे, क्योंकि जिला प्रशासन भी उधर दौड़ा और हमारा ये जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है यहाँ पर खबर आ गई थी, लेकिन मैं बाहर था और एक्टिवेट हो गया पूरा। हमारे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और तमाम हमारे सेक्रेटरीज लगातार संपर्क में, लगातार वो मुझे जानकारी दे रहे थे फील्ड से। और हम लोगों का संवाद, अभी जब मैं इधर इंटर कर रहा था तब भी मेरे को वहां से सूचना मिली, जब मीडिया सेंटर में मैं अंदर प्रवेश कर रहा था। तो लगातार संपर्क में है, संवाद बहुत बेहतर कायम है। देखिए, अब जो पानी की स्थिति है तो रुद्रप्रयाग से पीछे अब पानी एकदम साफ पानी है। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी। बयान सीएम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस वार्ता। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, 250 मीटर लंबी सुरंग है। सीएम ने कहा कि 150 मीटर तक पहुंची है रेस्क्यू टीम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी 150 मीटर तक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले आपने आईटीबीपी के पीआरओ को भी सुना था कि किस तरह से रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा लोगों को बचाने के लिए। कुछ मजदूरों से अभी संपर्क नहीं हो पाया है, बताया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन उन्हें बचाने के लिए और उन तक पहुंचने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन
जारी रहेगा अंधेरे के बाद भी। हमारे साथ विनोद दत्ता जुड़ रहे हैं, फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अनिल जोशी जुड़ रहे हैं, पद्म भूषण है, संस्थापक हैं हेस्को के, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं पहले एक बार विनोद जी आपसे पूछ लेती हूं, जो बात त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि अंधेरे के बावजूद आईटीबीपी के पीआरओ भी हमें यही बता रहे थे, ऐसी मुश्किल की स्थिति में किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जाता है सर, खासकर पहाड़ के इलाकों में जहां पर पानी की भी दिक्कत है, पहाड़ी इलाका भी है, दुर्गम भी परिस्थितियां हैं और अंधेरे का भी समय है? देखिए, रिलीफ और रिस्पांस जो भी है वो न तो रात देखता है, न अंधेरा देखता है, न शाम देखता है, क्योंकि सबसे जो सर्वोपरि है वो लोगों की जान बचाना है। और जो भी जैसे भारतीय सेना है, चाहे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है या आईटीबीपी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका मेन मकसद यही है, और उनके पास इस तरह के सारे संसाधन हैं, लाइटिंग की जा सकती है, लोगों तक जो हमारा इक्विपमेंट है वो वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, उनको मेडिकल हेल्प दी जाएगी, उनको कोई अगर इस तरह का कोई ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए भी मेडिकल हेल्प दी जाएगी, उनके लिए खाने पीने की वहाँ व्यवस्था की जाएगी। तो और लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो उनका जो कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना है, वो सबसे बड़ा मकसद होता है। तो चाहे वो भारतीय सेना हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो या और कोई यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, या और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो राहत कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो असैनिक कर्मचारी हों, उन सबका एम यही रहता है कि कैसे कम से कम समय में या जो गोल्डन आवर जिसे कहते हैं उसमें लोगों को बचाया जा सके और जितने लोगों की जान बच सके, ये सबसे बड़ा एम रहता है किसी भी रेस्क्यू टीम का या किसी भी ऑपरेशन का। जी डॉक्टर जोशी, केदारनाथ की हमें त्रासदी याद है और उस समय का एक डर भी याद है, किस तरह से कितनी जिंदगियां चली गई थी। उसके बाद से अब आज जब ये खबर आई तो वही आशंका, वही डर एक मन में था। आपको लगता है परिस्थितियां तब से अब तक कुछ बदली हैं, खासकर इस पूरे इलाके में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये तो स्वीकारना पड़ेगा कि इस बार सरकार तुरंत एक्शन में आई और आईटीबीपी और जवानों ने जो तत्परता दिखाई, एक बहुत बड़ा रिलीफ रहा। लेकिन सवाल कई तरह के खड़े भी होते हैं। एक, क्या हम अभी तक उत्तराखंड या हिमालय की संवेदनशीलताओं को नहीं समझ पा रहे हैं? पहली बात। दूसरी बड़ी बात कि आखिर ये तमाम तरह के बांध या विकास की जितनी भी तरह की योजनाएं हैं, क्या इसमें पारिस्थितिकी को जोड़कर सोचने समझने की कोशिश नहीं की जाती है? तीसरी बड़ी बात यह है कि आखिर हम कब एक लाइन खींचेंगे, एक सीमा तैयार करेंगे कि जिसके बियॉन्ड हम न जाएं, क्योंकि ये तो साफ सी बात है कि प्रकृति कहीं गुस्से में है, क्योंकि ये जो दोनों घटनाएं घटी केदारनाथ की और ये जो अभी हुई है, ये एक अनायास थी, कोई भी ऐसी आशंका नहीं थी कि जब ये घटना घटी। और ये कहीं संदेश भी देती है कि तमाम तरह के बांध जो आज भी हमारे बीच में खड़े हैं, जहाँ पानी स्टोर है, ये तो प्रभु की कृपा है कि छोटे दर्जे का था, अगर बड़े दर्जे का होता तो शायद विनाश की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये समय आ चुका है और हम सबको सामूहिक रूप से सोचना चाहिए, सरकार, राज्य को भी और केंद्र को भी, कि हमारी रणनीति ऐसी हो। ऊर्जा की आवश्यकताओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वहीं उसी समय शायद हम इस तरह की जिन संकटों में अपने आप को धकेल देते हैं उसके बारे में भी सोचने का समय है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो ये समझ लीजिए सवाल पूरे हिमालय का है, और हिमालय मात्र बांधों के लिए नहीं, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के देश के सारे सवाल हिमालय से ही पूरे होते हैं। और अगर हम अभी चिंतित नहीं रहे हिमालय की संवेदनशीलता के प्रति, तो हम बड़ी घटनाओं में फंस जाएंगे, क्योंकि हमें कारणों को ढूंढकर भूलना नहीं है, कारणों से सबक लेते हुए आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये पहलू, पानी को रोके रखना, इसके भी अब विकल्प के बारे में सोचने का समय है। हम नदियों से पानी
से बिजली बनाने की चिंता पर ज्यादा जोर लगाएं, विकल्पों पर ज्यादा ध्यान दें। मैं विरोध के पक्ष में भी नहीं हूँ, पर मैं विकल्पों की चिंता पे हूँ। मैं समझ रही हूँ डॉक्टर जोशी, क्योंकि मुश्किल राज्य सरकार जी आप जो कह रहे हैं कि एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो आपने कहा कि बिजली बनाना, एनर्जी सोर्सेज ये भी जरूरी है आज के समय में, लेकिन वो किस हद तक हम वो तालमेल बिठा पाते हैं वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो ही हमें आने वाले समय में इस तरह की आपदाओं से भी बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि अब तक 23 लोगों को निकाला जा चुका है। टनल से 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। टनल से 12 लोगों को निकाला गया है। तपोवन में फंसे हुए थे ये लोग, इन्हें बचाया गया है। आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, 12 लोगों को निकाला, जैसा कि आईटीबीपी के पीआरओ भी बता रहे थे। और अब तक 23 लोग, कुल 23 लोग निकाले जा चुके हैं। तो पहाड़ से ये सुनामी निकली थी, लेकिन देखिए किस तरह से ये शूरवीर जो कि आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, कैसे अपनी पूरी मेहनत के साथ लोगों को बचाने के लिए इस वक्त पूरी तरह से कारगर हैं और किस तरह से समर्पित हैं। महाभारत में आज हमारे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।